नमस्कार, लाइव बाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज टुनाइट के आज के अंक में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिन भर की बड़ी खबरों से। देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान की सराहना। उत्तरी कश्मीर में खुद को मजबूत करने की कोशिश में है हिजबुल मुजाहिदीन। 4 साल बाद मारे गए 3 आतंकी। डीआईजी उत्तरी कश्मीर बोले मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। पॉलिटेक्निक छात्रों ने श्रीनगर में ऑनलाइन परीक्षा देने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कहा कोरोना के हालात में ऑफलाइन परीक्षा देना नहीं है संभव। और लंबे सफर पर भारी पड़ी श्रद्धा। उत्तर प्रदेश से पैदल माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचा श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय निर्माण में शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों को गढ़ने के उनके प्रयास के लिए देश सदैव उनका आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, राष्ट्र निर्माण और छात्रों को गढ़ने में हमारे मेहनती शिक्षकों के योगदान के प्रति हम सदैव आभारी रहेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर अपने शिक्षकों के अतुलनीय प्रयासों के लिए हम उनका आभार जताते हैं। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के यादीपुरा पट्टन में मारे गए 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। ये लगभग 4 साल बाद था जब जिले में हिजबुल के आतंकवादी मारे गए हैं। ऐसा लगता है कि हिजबुल मुजाहिदीन एक बार फिर उत्तरी कश्मीर में अपना आधार स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, परंतु आतंकी संगठन ये समझ ले कि सतर्क सुरक्षा बल ऐसी चालों को नाकाम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये बात उत्तरी कश्मीर के डीआईजी मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इस अवसर पर 20 सेक्टर RR ब्रिगेडियर के कमांडर NK मिश्रा भी वहां मौजूद थे। डीआईजी चौधरी ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों के सूचना मिलने पर पुलिस की SOG, सेना और CRPF की संयुक्त टीम ने गत शुक्रवार सुबह 5 बजे क्षेत्र में यह अभियान चलाया। अपनी जान बचाने के लिए 3 आतंकी एक मकान में छिप गए और उन्होंने बच्चों सहित 12 स्थानीय लोगों को अपना बंधक बना लिया था। सेना की पहली प्राथमिकता बंदों को आतंकवादियों के चुंगल से छुड़वाना था। यही वजह है कि इस प्रयास में सेना के एक मेजर रोहित वर्मा और SOG के 2 जवान घायल हो गए। ऑपरेशन के बारे में जो डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कल ये तकरीबन जो है 5 बजे के करीब जो है इंफॉर्मेशन थी स्पेसिफिक यदीपुरा एरिया जो है पट्टन में आता है, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। यहाँ कुछ मिलिटेंट्स जो हैं कुछ घरों में जो है वो छुपे हुए हैं और अकॉर्डिंगली जो है जॉइंट कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला, आर्मी की जो यहाँ पर 29 RR की लोकल यूनिट और 176 CRPF की लोकल यूनिट। जॉइंटली ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जब उस गाँव में जो है सर्च चल रही थी तो कुछ हाउसेज जहाँ पर एप्रीहेंशंस थी कि यहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, सर्च पार्टी जब उस हाउस की तरफ अप्रोच कर रही थी, जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पर जो है वहाँ से फायर करना शुरू कर दिया और कुछ सिविलियन जो थे उस घर में थे उनको जो है उन्होंने होस्टेज किया। और इसी असना में जो है रिटेलिएशन सिक्योरिटी फोर्सेस से भी हुई और इसमें जो सिविलियंस जो थे, पहली प्रायोरिटी हमारी तरफ से यही थी कि सिविलियंस को जो है इवैक्यूएट किया जाए और इनको सिविलियंस को जो है वो इवैक्यूएट किया गया सेफ जगह के ऊपर। और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन जो है पूरी प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया और लगभग पूरा दिन ये ऑपरेशन चला और इसमें जो है 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। और ड्यूरिंग जो इवैक्यूएशन प्रोसेस में जो है आर्मी के एक मेजर हैं उनको भी इंजरी हुई, पुलिस के हमारे जो 2 SPOs उनको भी इंजरी हुई, बट ऑल आर आउट ऑफ डेंजर। जो मिलिटेंट्स जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है इनकी आइडेंटिटी जो है 2 की एसरटेन हुई है, दोनों यहाँ के लोकल हैं। इसमें एक शफकत अली खान है जो कि रावतपुरा दरीना का रहने वाला है, जो दूसरा है वो अनान बिलाल सोफी जो कि आरमपुरा ओल्ड टाउन बारामूला का रहने वाला है। जो तीसरा मिलिटेंट जो है उसकी अभी आइडेंटिटी एसरटेन नहीं हुई है। और रिकवरीज जो इसमें है 2 AK राइफल्स रिकवर हुई हैं, 2 मैगजीन्स हैं, 4 AK राइफल मैगजीन्स हैं, एक पिस्टल है और एक मैगजीन और कुछ राउंड जिसमें बरामद हुए हैं। वहीं सेना के अधिकारियों ने बताया कि 3 आतंकवादियों को आत्मसमर्पण का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। ये ऑपरेशन करीब 12 घंटे तक चला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जानबूझकर इतना लंबा चलाया गया क्योंकि सेना की पहली प्राथमिकता 12 बंधक नागरिकों को वहां से निकालना था। कमांडर ने बताया कि हिजबुल का ये समूह लंबे समय से सक्रिय था और सेना पर कई हमलों में शामिल था। सबसे पहले वहाँ पे उनको सरेंडर करने के लिए ऑफर किया गया कि अगर आप यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं, अगर एक बार और सोच विचार करना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
जिस समय हम लोग ये कार्रवाई कर रहे थे और हमारे उस समय मेजर रोहित वो एक कॉर्डन के एक हिस्से थे वहां पे, और उन्होंने खुद ही अपील करी इन सबसे लेकर के, और उस टाइम पर एक टेररिस्ट ने घर के अंदर से फायर किया, एक राउंड फायर किया, जो जिससे कि मेजर साहब को इंजरी हुई थी उस वहां पे लेकर के। उसके बाद हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये ऑपरेशन टेररिस्ट कहां पे हाइड करके रखे हैं और कहां पे बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद जैसा डीआईजी साहब ने बताया, वहां पर कुछ एक सिविलियंस भी उस घर के अंदर में मौजूद थे। सिविलियंस को निकालना हमारी अगेन प्रायोरिटी 1 टास्क हो गया वहां पे। एक हमारा एक इंजरी थी इस टाइम पे, और सिविलियंस अंदर कैजुअल जो ऑलमोस्ट होस्टेज टाइप अंदर बैठे हुए थे, उनको वहां से निकालना जरूरी था। इस वजह से ऑपरेशन को वहां पे काफी डेलिबरेटली प्लान करने की जरूरत थी। और जब हमने वहां से सिविलियन को काफी अपील करने के बाद में, और सिविलियंस को जब वहां से निकाला, टोटल 12 सिविलियंस थे इंक्लूडिंग बच्चे शामिल इसमें। सो जब इनको वहां से निकाला, उसके बाद में टेररिस्ट की लोकेशन वहां पर फिट थी, एंड टेररिस्ट ने काफी ट्रेन टेररिस्ट थे, काफी लगातार इन्होंने फायर किया। पूरे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है तो इसमें कितनी हम लोगों ने अपनी तरफ से कितनी एहतियात बरती है कि जिसमें किसी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी और आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए, और सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर फायर करना चाहिए। और टेररिस्ट अंदर से जब फायर कर रहे हैं तो टेररिस्ट को हमारी लोकेशन चारों तरफ से गिरी हुई थी, और इस वजह से यही एक खास वजह थी जिस वजह से यह ऑपरेशन तकरीबन 12 घंटे तक चला। लंबे सफर पर श्रद्धा किस तरह से भारी पड़ती है, इसकी मिसाल तब देखने को मिली जब उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए एक श्रद्धालु कटरा पहुंचे, लेकिन कोविड टेस्ट न करवाए जाने के कारण उन्हें 3 दिन तक यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद प्रशासन द्वारा टेस्ट करवाया गया और आखिरकार उन्हें दर्शन के लिए इजाजत दी गई। उसके इस सफर के बारे में हमारे संवाददाता आशीष ने उससे बातचीत की। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय माता दी। मैं हूं आशीष शर्मा। दोस्तों, इस समय खड़े हैं बाणगंगा मार्केट में। हम आपको बता दें कि आज से 3 दिन पहले एक आदमी यूपी से पैदल चल के मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आता है, उसको श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जाता। बात भी सही है कि गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि जिसका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगा उसी को दर्शन करने के लिए अनुमति दी जाएगी। हालांकि गरीब आदमी था, उसने टेस्ट नहीं करवाया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के कानों तक हमारी डीसी मैडम जो इंदू कंवल जी के कानों में यह बात किसी ने कैसे पहुंचाई, किसी ने, उन्होंने उसी समय फौरन एक्शन लेते हुए अपनी टीम को इनका नंबर दिया और उनसे को कॉल आया और श्राइन बोर्ड प्रशासन में इनका क्वारंटाइन किया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आई और आज वो दिन आ गया जब वो चढ़ाई के लिए तैयार है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मुरलाल। मुरलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? जिला मैनपुरी के। कब चले थे आप पैदल माँ वैष्णो के लिए? हम चले थे वहाँ पे सरैया आते थे। कौन से महीने में वहाँ से पैदल यात्रा शुरू की थी आपने? तो मेरा याद नहीं है, हमें सरैया आते नहीं होती है तब चले थे। जो जन्मदिन होता है राम जी का, 5 अगस्त को। हाँ, 5 अगस्त को चले थे। 5 अगस्त को आप यूपी से मैनपुरी से पैदल माँ के दर्शनों के लिए। हाँ। तो रास्ते में आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं, हमारा साथ सबने दिया था रास्ता में कि बाबा चले जाओ, कोई बीमारी नहीं। तो यहाँ पर आप आके क्या मसला हुई? यहाँ पर आके आपका क्या मसला? तो हम नीचे गए गंगा जी पे, तो हमें लौटा दिया 2 बार। फिर यहाँ पे नहीं जाते हैं, पर्ची लाओ, पहले अपनी जानकारी करवाओ तब जाओ। अब आप दर्शन करके वापस पैदल ही अपने घर को ले जाए? पैदल ही जाऊँगा आधी मंजिल। पैदल जाए? हाँ, आधी मंजिल। आधी मंजिल से किराए से। आपको खाना वाना यहाँ पर आप रुके थे सब? हाँ, खाना मिला था, सही मिला। क्या माँ से क्या इजहार करेंगे जब आप इतनी देर बाद, 5 महीने तो वैसे ही कोरोना वायरस का महीना, तो आप चल के पैदल आए, क्या मुराद मांगेंगे माँ से आप जाने के बाद? हम मुराद ये मानते हैं माँ हमें 10 साल बुलाए, ये मुराद है। और ये कोरोना बीमारी है जो, ये बीमारी खत्म हो जाए, ये माँ पे दुआ है, ये बीमारी नहीं आए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुरारी लाल जी जो मैनपुरा यूपी से आए हैं। इनका साफ ये कहना है कि यहाँ की जो डीसी मैडम है, हालांकि इनको नाम नहीं पता, बहन जी करके उनको बुला रहे हैं, डीसी मैडम है, उनका ये बड़ा शुक्रगुजार करते हैं। क्यों आप डीसी मैडम का शुक्रगुजार करते हो? हाँ, सुविधा करते हैं डीसी मैडम का शुक्रगुजार करते हैं। उनका साफ तौर से ये कहना है कि श्राइन बोर्ड वालों ने उनको नीचे से ऊपर के लिए भेज दिया टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन इनको जम्मू के लिए भेज रहे थे। गरीब आदमी कहाँ से जम्मू जाता? कैमरामैन विकास शर्मा जी के साथ
आशीष शर्मा। जम्मू नगर निगम के पार्षदों द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पार्षदों ने सरकार द्वारा 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने का स्वागत किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने आधिकारिक भाषाओं में पंजाबी को शामिल न करके कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और वो इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबी पूरे विश्व में बोली जाती है और इससे भी आधिकारिक भाषाओं में शामिल करना चाहिए। उन्होंने पंजाबी को आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने की मांग की। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पंजाबी के ऊपर है। पंजाबी जो है गवर्नमेंट ने पंजाबी को साइड तक रख दिया, 5 लैंग्वेज को आगे कर दिया। वो अच्छी बात है कि 5 लैंग्वेज जो रखी है उन्होंने, तो पंजाबी को भी साथ में आए। मोदी साहब से अपील करते हैं, एलजी साहब से भी अपील करते हैं कि जो हमारा सेशन लग रहा है उसमें पंजाबी को भी बीच में रख के पास करवा रहे हैं। बाकी ये जो गवर्नमेंट हर जगह ये पंजाबी लैंग्वेज एक सिखों की नहीं है, ये पूरे जम्मू में जो पंजाबी बोलने वाले हैं उनके उन सबके साथ ये धक्का कर रही है गवर्नमेंट। और ये पता नहीं अपने आप को क्या मतलब कैसे समझ के ये हर जगह कोई जरूरत पड़े। कोविड में सिखों ने इतना काम किया, जहाँ पे कोई जलजल आ जाए उसमें सिखों से लंगर की डिमांड की जाती है, तो वही लंगर में हर जगह सिखों के लिए गुरुद्वारे खोल दिए गए। मगर ये समझ नहीं आती कि पंजाबी के लिए उनको क्या एलर्जी हुई। तो ये पंजाबी को जानते हैं जो स्कूलों में लगी हुई थी, स्कूलों में हम लोग जब छोटे थे स्कूलों में पंजाबी पढ़ी है। आज ये तो यही बात इनको आ रही है कि पंजाबी को इससे दिखा देना, ये समझ नहीं आई। ऐसे अगर मोदी साहब सोचते हैं कि हम जबरदस्ती से कर लेंगे, सिखों से अगर प्यार से कुछ ज्ञान भी देगा तो देने के लिए तैयार है। अगर ये ऐसे सोचेंगे कि हम धक्के से कुछ कर लेंगे, वो हम मानने वाले नहीं है। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पंजाबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा न दिए जाने पर नाराजगी जताई है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के सदस्यों ने सरकार पर पंजाबी और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी कई क्षेत्रों में बोली जाती है और इसके साथ भेदभाव किया जाना सही नहीं है। कमेटी ने पंजाबी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने की अपील की। हटाने से पहले जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी रीजनल लैंग्वेजेस जो थी उनको एक बड़ा अहम मुकाम हासिल था, जिसमें गोजरी, पहाड़ी, शीना और पंजाबी जबानें थी। पर हमारी जदोजहद जो है, हम प्राइम मिनिस्टर से ये कहेंगे, अगर उन तक ये बात पहुंचती है, होम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचती है, हम उनसे कहेंगे कि इसके नतीजे बहुत डेट्रीमेंटल होंगे। और आज जबकि हमारी जबान भी ये लोग ले जा रहे हैं, तो ये क्या देना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं कश्मीर में। तो इसलिए हम इस बात को आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि साहब ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक नहीं किया, वो रिव्यू करें इस बिल को और दोबारा इसको रिकंसिडर करें कि ये पंजाबी जबान जो है इसको यहाँ पर बराबर उसी तरह राइज किया जाए जैसे आर्टिकल 370 हटाने से पहले था। पॉलिटेक्निक के 6ठे सेमेस्टर के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग को लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि कोरोना के चलते हालात फिलहाल ऐसे नहीं है कि छात्र ऑफलाइन परीक्षा देने जा सके। उन्होंने सरकार से छात्रों की समस्या को हल करने और ऑनलाइन परीक्षा लेने की अपील की। मैं इर्तिका हूँ, मैं इस्लामिया कॉलेज से हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरा 6th सेमेस्टर है। तो हम बच्चों की डिमांड ये है कि हमारी ऑनलाइन एग्जाम्स हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारे कॉलेज से नोटिफिकेशन आई है कि हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। हम लोग इस स्टेट में नहीं है कि हम लोग ऑफलाइन एग्जाम्स दे सके। वी ओनली डिमांड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर दो स्टूडेंट्स जो अफेक्टेड है, जो पॉजिटिव है, जो क्वारंटीन है, जो नहीं पढ़ पाए। बस हमारी डिमांड इतनी ही है, हमें ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाए, हम लोगों को ऑफलाइन एग्जाम के लिए मजबूर ना किया जाए। प्लीज, दिस इज आवर डिमांड। यूजीसी से जो गाइडलाइन आई हमें वो फॉलो तो करनी है। वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि एग्जाम तो कंडक्ट होगा, मास प्रमोशन तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ये भी लिखा हुआ था कि एग्जाम्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकते हैं। पंजाबी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल न किए जाने को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर आज पंचायत चट्ठा के सरपंच अवतार सिंह ने एक पत्रकार वार्ता कर इस फैसले के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह सिख समुदाय के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने जल्द से जल्द पंजाबी को आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने की मांग की। राज्य सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये बात बताना चाहते हैं। मोदी जी बोलते थे सबका साथ सबका विकास, ये उनके जुमलेबाजी झूठे वायदे थे, क्योंकि माइनॉरिटी जो भी छोटी जहाँ भी कम गिनती के लोग हैं उन पर बार बार अटैक किया जा रहा है, खास करके हमारी पंजाबी पर। हम सिखों को बार बार मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर हमारी इस पंजाबी को इमीडिएटली जल्द से जल्द
ऑफिशियली लैंग्वेज नहीं बनाया गया, हम सब लोग रोडों में आएंगे। और मैं आपको बताना ये भी चाहता हूं, हमारी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, हमारे 70 से 72 हजार के करीब वोटर हैं। और अगर हमारी पंजाबी से ऐसे छेड़छाड़ करता रही सरकार, नहीं बाज आई, तो हम सब लोग सरपंच, कारपोरेटर, जो भी सिख समुदाय के साथ लिंक रखते हैं, हम घरों में जाके गवर्नमेंट का पूरे इस बीजेपी का बाइकाट करेंगे अगर हमारी पंजाबी को लागू नहीं किया गया। पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं किए जाने के विरोध में ऑल जम्मू कश्मीर लुबाना समाज सुधार सभा के प्रधान जगजीत सिंह जग्गा की देखरेख में सिख समुदाय के लोगों ने रोष रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से 14 सितंबर से पहले पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में शामिल करने की मांग की। और बीइंग ए प्रेजिडेंट ऑफ ऑल जे लुबाना समाज सुधार सभा, मैं अपील करना दोबारा कि साड़ियां सारियां संस्था सारे लोगों के जज्बात बहुत ज्यादा भड़क गए ने। और ये गल मैं गवर्नमेंट तक आई मीडिया थ्रू पहुंचाना चाहता कि इसके ऊपर जल्द एक्शन किया जाए, वरना अगर 14 तरीक तो प्रस्ताव पास नहीं होया, साड़ी लैंग्वेज डिलीट की गई और उसका जरा दिशा है 14 जो भी सरकमस्टेंसेस बनने वो जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जानबूझ के पंजाबी डिलीट की है। इन्हीं देर तो पंजाबी चलती आ रही है। गवर्नमेंट ने जानबूझ के उश्कर की कोशिश की है कि लोग बोलन इन्होंने आके जिस तरह मां बोली खत्म कर रहे हैं इन्होंने भी खत्म करिए, ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं बार बार अपील कर रहा थ्रू मीडिया कि ऊपर बहुत सिंसियर होके बड़े सेंसिटिव तरीके नाल इन्हें सोच की जाए और पंजाबी को लागू किया जाए। रामबन के रहने वाले मोहम्मद खालिक द्वारा आज यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मोहम्मद खालिक का कहना था कि रामबन में चल रहे रेलवे के काम के दौरान उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर उन्होंने उपराज्यपाल के सलाहकार से संपर्क किया, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया, पर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। और जब उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बात की तो उनके साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद अधिकारियों ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। उन्हें प्रशासन से उनके घर का मुआवजा देकर उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। जो मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए, प्रॉपर वे से इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं। एफआईआर लॉन्च हुई है जो कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू हुई है। सो दैट्स वाई मुझे जस्टिस चाहिए। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी के बाहर रखी थी। और अभी यहाँ पे कंसर्न जो पुलिस है जिनकी जुरिडिक्शन में ये आता है, वो कह रहे हैं कि आपको कोई भी राइट नहीं है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का, आप डिस्ट्रिक्ट रामबन में कीजिए। सर मेरे साथ हुआ ये है, मामला ये है सर कि मेरा घर डैमेज हो गया है ड्यू टू रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रही है, उसकी वजह से डैमेज हुआ है 2 साल से। मैं अप्रोच कर रहा हूँ, ऑनरेबल एडवाइज़र फारूक खान साहब के पास अप्रोच किया मैंने। अप्रोच करने के बाद मेरे को या जो ग्राउंड बेस पे वहाँ पे इंस्पेक्शन टीम है, इंस्पेक्शन टीम की तरफ से 2-3 बार उन्होंने इंस्पेक्शन की, जो रिपोर्टों में डिले किया और क्या उसके बाद उनको फॉल्स रिपोर्ट दी गई। मैंने कहा कि अगर ये रेलवे की जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है, कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसको कंपनसेट करना चाहिए। लेकिन मैंने जब उन्होंने ये कहा कि हम आपके नौकर नहीं हैं, मैंने कहा आप ऑन रिकॉर्ड को हो। जैसे मैंने वीडियो शूट करना चाहा तो उसी समय मेरे वो वहाँ पे वायलेटेड हो गए। 30 जून का मसला है और नेक्स्ट डे मेरे अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर दी गई। सर मैं जस्टिस चाहता हूँ और ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि मेरे जो ये मामला है इसमें सुनवाई की जाए और प्रॉपर वे से की जाए। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।